हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो ग्रामर में बहुत से टॉपिक होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का जो टॉपिक है, हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है टेंस। आज हम टेंस से ही शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है, क्यों हम ग्रामर को स्टडी करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम ग्रामर सीखते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हमने हिंदी को सीखने के लिए ग्रामर सीखी है कभी? तो हमारा जवाब होगा नहीं, हमने हिंदी को सीखने के लिए कभी भी ग्रामर नहीं सीखी है। तो फिर हिंदी हमें कैसे आई है? सीधी सी बात है, हम उस परिवेश में, उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हमारे आसपास सभी हिंदी बोलते हैं, हमारे घर में हिंदी बोलते हैं, और वहीं से हमारी लर्निंग हुई है, हम भी हिंदी वहीं से सीखे हैं। तो ग्रामर जो है वो किसी भी लैंग्वेज में बाद में ऐड होती है, पहले वो लैंग्वेज बन जाती है। अगर ग्रामर की बात है तो ये कहा जा सकता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए हैं, वो भी लैंग्वेज को जानते थे और बहुत अच्छी से जानते थे। उनको बहुत सारी कहावतें याद होती थी जिनका मतलब हमें भी नहीं पता। वो जो ग्रामीण अंचल की, जो ग्रामीण प्रवेश की जो कहावतें हैं, उनको मुंह जबानी काफ़ी काफ़ी याद होती थी, लेकिन वो ग्रामर नहीं सीखी उन्होंने कभी भी। तो क्या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर जरूरी है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है। इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि ग्रामर इज मस्ट। क्योंकि हम जिस भी लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसका ग्रामर समझना पड़ता है कि उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है। अब हिंदी में हमने क्यों नहीं सीखी ग्रामर? क्योंकि हमारे आसपास की जो सिनेरियो था वो हिंदी का एक अच्छा खासा, या कहीं सभी लोग यहाँ हिंदी बोलते थे। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर हम यूज नहीं करते हैं, हम प्रॉपर ग्रामर यूज करते हैं। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हिंदी का, वो लगभग सिमिलर है, सभी के सब उसको वैसे ही बोलते हैं। जब कहीं भी चले जाओ, उसमें जो सब्जेक्ट है, उसमें जो वर्ब का जो प्लेस है वो प्रॉपर होता है हर जगह। जहाँ जहाँ भी लोग हिंदी बोलते हैं वो बिल्कुल एक सिंटेक्स में हिंदी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं सब्जेक्ट पहले बोल दिया, कहीं वर्ब पहले बोल दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी के सब ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हिंदी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसकी ग्रामर में टेंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है। तो टेंस की इंपॉर्टेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? अगर लिटरली देखा जाए, टेंस के दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो मतलब इसका यही होता है कि जो चीज रिलैक्स नहीं है, जो वरीड है, जो नर्वस करती है, वो टेंस होती है। तो एक तरह से देखा जाए, जो ये टेंस है ये हमें भी बड़े वरीड करते हैं, बड़े परेशान करते हैं, टेंशन में डाल के रखते हैं हमें भी। और इसलिए इनको इतनी तवज्जो दी जाती है, इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है इनको सीखने के लिए कि जब तक आप टेंस को नहीं सीख पाओगे, तब तक आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। तो टेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, और जो डेफिनेशन मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टेंस को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसको बताया गया है। तो उसमें लिखा हुआ है, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब that may be used, that may be used to show the time of the action
एंड, एक्शन एंड स्टेट expressed by the verb। ये हमारी डेफिनेशन है टेंस की, कि टेंस ये होता है। अब इसमें से कीवर्ड्स छांटते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला था एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन एंड स्टेट। तो हमारे पास कितनी वर्ब्स होती हैं? अगर हम मान के चले सिंपल प्रेजेंट होता है हमारे पास, फिर सिंपल पास्ट होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये तीन तरह की वर्ब की फॉर्म्स हमारे पास होती हैं। जैसे हमें गो लिखता हूं यहाँ, गो, वेंट और ये गोन। ये तीन वर्ब की फॉर्म हमारे पास है, गो, वेंट और गोन। अगर ध्यान से देखें इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है? टाइम ऑफ एक्शन। टाइम क्या है? प्रेजेंट। पास्ट कि गो प्रेजेंट में यूज करते हैं, वेंट पास्ट में यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर कहाँ है? क्या फ्यूचर टेंस हमारे पास है? तो ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ही टेंस है। यही लिखा है ना ऊपर कि टाइम ऑफ द एक्शन, कि जो वर्ब की फॉर्म हमें एक्शन के काम के समय के बारे में बताए। तो दो ही फॉर्म है जो हमें समय के बारे में बताती है। एक तो फर्स्ट फॉर्म है जो सिंपल प्रेजेंट की है, जो प्रेजेंट के बारे में बताती है, और दूसरी सिंपल पास्ट है जो हमें पास्ट के बारे में बताती है। तो फ्यूचर कहाँ गए? तो फ्यूचर, जैसे हर इंसान को अपना फ्यूचर बनाना ही होता है, वैसे हमें फ्यूचर टेंस भी बनाना होता है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या करते हैं? विल और शैल, जो ये मॉडल्स ऑक्सिलरी है, मॉडल्स हैं, इनके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा फ्यूचर बनता है। तो ऐसे ही हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो जो दो चीजें हमने अभी तक समझ लिया कि हमारे पास प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और फ्यूचर को हमें विल और शैल के साथ बनाना पड़ता है। अब आती है बात स्टेट। स्टेट से क्या मतलब है यहाँ? स्टेट से मतलब यहाँ हरियाणा पंजाब से नहीं है। स्टेट से मतलब है यहाँ कि आदमी की स्थिति कैसी है, व्यक्ति की स्थिति कैसी है, किसी वस्तु की स्थिति क्या है। स्टेट से उसका मतलब यहाँ ये है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी। तो यहाँ जो स्टेट है व्यक्ति की, वह है हैप्पी, कि वह खुश है। और शी इज वरीड, वह चिंतित है। तो हमारे पास इस तरह जो स्टेट को बताने के लिए भी अब कह सकते हैं, अब इसमें वर्ब कहाँ है? तो ये जो इज है, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। इज वर्ब है ये भी, ठीक है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन वर्ब होता है कई बार। या ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें इज, वॉज, वर लगता है, जो किसी भी स्टेट को बताते हैं, इमोशनल स्टेट्स जो होती हैं हमारी, ठीक है, उनको जो बताती हैं, उनके लिए हम इज, एम आर, वॉज, वर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया टेंस। तो ये कि टेंस हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों जरूरी है टेंस, ठीक है। और भी तो टॉपिक होते हैं हमारे पास जिनके साथ हम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम
नाउन के साथ शुरू कर सकते हैं, हम सेंटेंसेस के साथ शुरू कर सकते हैं, हम कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, कितने टॉपिक्स हैं उन सभी के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम टेंस को ही क्यों चुनते हैं? इसका सिंपल सा कारण है कि टेंस जब हम सीखते हैं तो हम खाली टेंस नहीं सीखते हैं, हम इसके साथ साथ सेंटेंस बनाना भी सीखते हैं। और जब एक बार हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो जो प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, वर्ब तो खैर टेंस में ही आती है, तो जितने भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बाद में इंक्लूड होते चले जाते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप आपके जो वाक्य है उसमें यूज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है वाक्य बनाना, सेंटेंस को फ्रेम करना, कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाता है, ये हम टेंस के दौरान ही सीखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सेंटेंस क्या होता है। हमने टेंस को समझ लिया है कि टेंस क्या होता है, कि समय को जो बताता है, एक्शन के समय को, और स्टेट को जो बताता है वो होता है टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम सेंटेंस सीखते हैं इसमें, तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें ये दोनों चीजें हों उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और इसके अलावा जो एक कंडीशंस इसमें जोड़ दी जाती है कि इसका एक प्रॉपर मीनिंग भी हो, कि आधा अधूरा अर्थ ना हो उसका। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, ही इज हैप्पी। ठीक है, ही, उसको दोबारा ले लेते हैं, ही इज हैप्पी। तो क्या ये सेंटेंस अपनी तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है? ये देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें ही, वर्ब क्या है इसमें इज, और क्या ये एक प्रॉपर सेंस दे रहा है, क्या प्रॉपर मीनिंग इस सेंटेंस से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ही इज हैप्पी, कि वह खुश है। तो इसको हम मान सकते हैं एक सेंटेंस है। अब क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या है। हर चीज को प्रॉपरली समझते हुए चलना है ताकि किसी भी तरह का डाउट बाद में हमारे पास ना रहे। तो क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है सब्जेक्ट? सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाती है, वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस है ही इज हैप्पी, तो क्वेश्चन उठता है कौन खुश है? तो ही, इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ ही के बारे में बात हो रही है, इसलिए ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और जो स्टेट को भी बताता है, स्थिति को भी बताता है, स्टेट को भी बताता है। एक्शन, उसे हम वर्ब बोलते हैं, एक्शन को बताता है, स्टेट को भी बताता है। तो यहाँ वर्ब है हमारे पास इज। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो जो सेंटेंस हमने लिखा है ये हमारे तीनों के तीनों जो पैरामीटर्स है उनको पूरी की पूरी तरह पूरा करते हैं। ठीक है, कि यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और सेंस भी इसकी प्रॉपर निकल रही है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब जो टेंसेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है हम उसको करेंगे, उसके बाद हम अपने टेंसेस को शुरू करेंगे। वो क्या है? वो है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट। मोस्टली जो गलतियां होती हैं हमारे पास इंग्लिश में, वो होती है सब्जेक्ट को लेकर के, कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत से कॉमन एरर्स आते हैं, और सब्जेक्ट को फाइंड आउट जब तक आप नहीं कर पाओगे तब तक आप सही से वर्ब की फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमने देख लिया है कि जिसके बारे में वाक्य में बात की गई है, सेंटेंस में बात की गई है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? सिंगुलर हो सकता है सब्जेक्ट और प्लूरल हो सकता है सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। आई होता है, यू होता है, ही, शी, किसी का नाम आ सकता है जैसे सोहन, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है सीता, और द बॉय और द गर्ल। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो सिंगुलर कौन कौन सी वर्ब हो सकती है हमारे पास, ये देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, यू के साथ आर यूज करते हैं, लेकिन यू सिंगुलर भी होता है। ठीक है, यू के अंदर दोनों क्वालिटीज होती है, सिंगुलर की और प्लूरल की। ठीक है, तो इज यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, डज, और वर्ब में लगा सकते हैं गोज, ब्रिंग्स और रीड्स। ये क्या है? ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारी वर्ब ऐसी होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं प्लूरल हमारे पास। आई का प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल यू ही होता है, और दे होता है, ही शी का और इट का। ऊपर हाँ यहाँ इट भी लिख लो। ठीक है, तो वी, यू, दे, और क्या हो सकता है? राम एंड श्याम। जब दो नाम इकट्ठे आ जाएं, या सीता एंड गीता, या द बॉयज एंड द गर्ल्स, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, आर लगेगा, वर लगेगा, हैव लगेगा, डू, गो का गो रहेगा, ड्रिंक का ड्रिंक, और रीड का रीड। तो सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, ना ही आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी
प्लूरल होगी। ठीक है, ये हमारे जो इसका बेसिक सा एक टेंसेस को समझने से पहले जो चीजें समझ लेनी चाहिए वो हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। अब हमारे टेंसेस शुरू होते हैं। तो टेंस से पहले जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि बताना ज़रूरी है, ताकि टेंस करने से पहले एक बेसिक समझ हमें टेंस के जो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं, उनकी हो जाए, ताकि हम टेंस को समझते वक्त जो दूसरे डाउट हैं वो हमारे सामने ना आए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उससे शुरू करेंगे। थैंक यू।